नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने पिछली अजीत जोगी और रमन सिंह सरकार के दौरान साइन किए गए 158 एमओयू को रद्द कर दिया है। भूपेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के 103 और साल 2001 से साल 2018 तक के 55 एमओयू निरस्त किए हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने जो एमओयू निरस्त किए हैं उसमें कांग्रेस शासित अजीत जोगी सरकार का कार्यकाल भी शामिल है। बाकी बीजेपी के रमन सिंह शासनकाल के 15 सालों के दौरान के एमओयू शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें सर्वाधिक 103 एमओयू पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल में 2012 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए थे और एमओयू करने के करीब 9 साल बाद भी इनमें से किसी भी उद्योगपति ने उद्योग स्थापित की पहल नहीं की। लिहाजा भूपेश सरकार ने इनको रद्द कर दिया। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर नेताओं की आखिर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, जरा वो आपको सुनाते हैं। लगता है तत्कालीन सरकार के एमओयू करने वाले लोगों को भी मालूम था कि ये एमओयू शून्य ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस रूप में एमओयू किया था। और दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, केवल प्रचार के लिए तत्कालीन सरकार ने एमओयू किया था और एक भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। ये छत्तीसगढ़ की जनता की साथ मैं समझता हूँ कि विश्वासघात है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो एमओयू किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है और इसके पीछे जो बड़ी बात है कि प्रदेश का खजाना खाली है और ऐसे स्थिति में कि खजाना कैसे भरा जा सके। जो प्रारंभ हो गए हैं और जो करने वाले हैं, ऐसे विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते उसका प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो सके। हमने आपको सुनाए, लेकिन अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी एमओयू पर जो सियासत इस वक्त चल रही है जरा वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2001 से लेकर के 18 के बीच में 211 एमओयू साइन किए गए। 67 एमओयू में उत्पादन शुरू हो चुका था और इसको लेकर के ये कई चीजें सामने एक के बाद एक आती रहीं। 61 एमओयू में क्रियान्वयन शुरू हुआ और उनकी जो क्रियाएं हैं वो शुरुआत उसकी हो गई, लेकिन 55 एमओयू में अब काम जो है वो शुरू नहीं हो पाए और इसको लेकर के लगातार जो मौजूदा वक्त की सरकार है वो सवाल भी उठा रही है। साल 2019 से अब तक 115 एमओयू प्रभावशील हैं। 115 एमओयू में प्रस्तावित पूंजी अब निवेश जो है 46,937 करोड़ रुपए का है। 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ इसमें कुछ हद तक प्रदेश के जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको इसमें काम किया गया। एक परियोजना में उत्पादन शुरू भी हुआ, लेकिन 23 नए एमओयू में कार्य प्रारंभ होना अभी बाकी है और इसीलिए भूपेश बघेल सरकार ने 158 एमओयू निरस्त कर दिए हैं। और इन सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं। इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सीधे आपको मिलवाते हैं उनसे। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता अनुराग सिंह देव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत यहां पर धनंजय सिंह ठाकुर आपसे ही करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त की सरकार ने पिछले सरकारों के एमओयू को निरस्त कर दिया है, इसके पीछे की मंशा क्या है सर? जनता भी ये पूछ रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सभी इस बात को लेकर के जानना चाहते हैं कि कारण क्या रहे हैं। देखिए, स्पष्ट राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि राज्य में जो एमओयू होते हैं उद्योग लगाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है, उद्देश्य ये होता है कि उससे राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो और यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिले और यहाँ के संसाधनों का उपयोग हो। तो निश्चित तौर पर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो एमओयू किया था वो धरातल पर नहीं उतर पाई, तो कहीं न कहीं इनको निरस्त करना निश्चित तौर पर राज्य के हित में है, कि राज्य के युवाओं के हित में, राज्य के रोजगार देने की जो दिशा है सरकार की, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। अगर वो 15 साल में के शासनकाल के दौरान जो एमओयू हुए थे और उस दौरान वो धरातल पर नहीं उतर पाए, तो कहीं न कहीं वो एमओयू लगाने के उद्योगपति जो हैं, वो पूंजीपति जो है उस उद्योग को या कारखाने को लगाने के इच्छुक नहीं नजर आते हैं, इसलिए उनको रद्द किया गया और नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है या दिया जाएगा।
नहीं धनंजय जी, उनको प्रोत्साहित भी तो किया जा सकता था। अगर वो नए प्लांट लगाने शुरू नहीं कर रहे हैं, जो पुराने एमओयू हुए हैं, अगर उस पर कोई आगे काम नहीं हो रहा है तो उनके साथ बैठक करके कम से कम चर्चा को आगे बढ़ा करके उनको वापस से प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए एक मन उनका बनाना चाहिए था। ये नहीं कि एमओयू आपने निरस्त कर दिए। इसी को लेकर तो बार बार सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वही तो हम कहना चाहते हैं ना। अगर आपने 2001 में कोई भी उद्योग लगाने के लिए, कोई कारखाना लगाने के प्रोजेक्ट के लिए आपने एमओयू किया है, तो आपने 2001 से लेकर 2018 तक तो किसी प्रकार से आपने उसमें काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आपकी इच्छा नहीं है वहाँ पे काम करने की। स्वाभाविक बात है, जो प्रक्रियाएं हैं सरकार ने उसका पालन किया, उसके बाद जो है एमओयू को रद्द किया गया है ताकि वहाँ पे दूसरे लोगों को अवसर मिल सके और आज की युवाओं को उसमें रोजगार मिले। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं अनुराग सिंह देव जी। कहना तो ये है सरकार का कि जो आपकी सरकार में एमओयू साइन किए गए उनका प्रभाव ही नहीं नजर आया। रोजगार मिलना चाहिए था, निवेश आना चाहिए था, नहीं आया। शुभेंदु जी, एक तो सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि आखिर में एमओयू को निरस्त करने का सरकार के का क्या मंशा, क्यों निरस्त किया गया, और क्या ये एक प्रकार से कोई बर्डन था क्या? सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक पेपर है, इसमें हम उद्योगपतियों से साइन करते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए ये पड़ा भी रहता तो क्या समस्या थी? दूसरा कि आप क्या उनसे डायलॉग नहीं कर सकते थे, उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे कि आपको क्या समस्या आ रही है, भूमि की समस्या है या फिर और कोई भी समस्या आ रही है, उसको हम दूर करेंगे, आप उद्योग लगाइए। लेकिन इस सरकार की नेगेटिविटी की जो मंशा है वो इतनी ज्यादा है कि हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इन्होंने इसलिए बिना किसी बर्डन के, जब कोई बर्डन नहीं था, तो एमओयू निरस्त कर दिया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं शुभेंदु जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ नया राज्य है, छत्तीसगढ़ के नए राज्य में जो इन्होंने पूरा विश्लेषण दिया है उसमें योगी जी की सरकार भी थी, कांग्रेस की 3 साल की, तो 2000 से 2003 तक वो सरकार, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एमओयू खाई। अब यदि आप पूरा को कैलकुलेट करिएगा तो 40% में हमने काम किया, 60% में काम शुरू नहीं हो पाया, किसी कारण से नहीं शुरू हो पाया। तो आप नए राज्य में, इस नए राज्य की क्या स्थिति थी कि पलायनवादी एक राज्य के रूप में इसकी पहचान बनी हुई थी, इसका यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली का संकट था, मैन पावर यहाँ से पलायन कर रहे थे। उस परिस्थिति में यदि बीजेपी ने एफर्ट करके ग्लोबल मीट करके इतना बड़ा इन्वेस्टर्स यहाँ बुलाया, छत्तीसगढ़ का पोटेंशियल उनको बताया कि हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी में हम लेके गए छत्तीसगढ़ को, तो हमने एक अनुकूल वातावरण बनाया और इन्वेस्टर्स को बुला के किया, तो हम तो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एमओयू इन्वेस्ट करके ये कौन सी उपलब्धि बताना चाहते हैं? दरअसल इनकी उपलब्धि यही है कि हर चीज को निरस्त करो। कोई स्काई वॉक बन रहा है, निरस्त कर दो, कोई विधानसभा भवन बन रहा है, निरस्त कर दो। तो ये निरस्त करने वाली सरकार है, ये लाइन को बड़ा करने में विश्वास नहीं रखते, ये लाइन मिटाने वाले लोग हैं और इसलिए इनको हर चीज नेगेटिव। ठीक है, इनके सरकार में क्या हुआ है इनको बताना चाहिए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। एक जरा जल्दी से रिएक्शन धनंजय जी से, उसके बाद मैं आता हूँ तपेश जी आपके पास आऊँ। ने कहा है कि उनको सुविधाएं देनी चाहिए, उनसे डायलॉग करनी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं दूर करनी चाहिए। यही तो उनको यहाँ बताना चाहिए कि 15 साल के शासन काल में रमन सिंह जी ने जिनसे एमओयू किया, उन्होंने आखिर उद्योग क्यों नहीं लगाया? क्या उनसे भारतीय जनता पार्टी मोटी कमीशन मांग रही थी? क्या उनको बिजली देने में तकलीफ थी कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है उनकी सुविधाएं को देने में सक्षम रही है? ये जवाब इनको देना चाहिए ना। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा देने का काम किया रमन सिंह ने एमओयू साइन कर करके, हकीकत में धरातल में उतरना ही नहीं था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं इन्होंने मुंबई में जाके एक इन्वेस्टमेंट किया था, एक रोड शो किए थे यहाँ के इन्वेस्टर को आमंत्रित करने के लिए, और बड़े बड़े अखबारों में छपवाए थे कि अजय देवगन जी यहाँ पे पावर प्लांट लगाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो आखिर पावर प्लांट क्यों नहीं लगा? आपने नाम तो बड़ा उपयोग किया और फिल्मी दुनिया के बहुत सारे हस्तियों को आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया, आपने एमओयू साइन किया, आखिर उधर क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपकी मंशा रही ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिल सके। आपकी मंशा रही है इन उद्योगपतियों के साथ बैठ के मोटी कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। हमारी सरकार बनती है, हमने सबसे पहला जो काम किया उद्योगपतियों के साथ बैठ के कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको एकल खिड़की के माध्यम से हल करने की, और हमने खुला रास्ता रखा। इसके बावजूद अगर कोई समस्या आपके पास आती है, आप आके बताइए, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ का कोयला
जो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं मिलता था, वो छत्तीसगढ़ से बाहर जाता था। उसके लिए हमने प्रयास किया कि अगर छत्तीसगढ़ का कोयला है, छत्तीसगढ़ का आयरन हो रहा है, छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट है और उसको यहाँ के उद्योगपतियों को आवश्यकता है तो पहले प्राथमिकता उनको दिया जाए। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, हमने बिजली की सुविधाएं सस्ती की। अब बहुत सारे जो लैंड जो आवंटन हो जाता है उनको नहीं लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है निरस्त करना है, नए लोगों को अवसर देना, क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ के वहां पर रोजगार देना है और यहाँ पे निवेशकों को आमंत्रित करना है। तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं जरा तपेश जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं। तपेश जी, आपने दोनों ही पक्ष सुन लिए हैं। आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुना है, उनका तर्क सुना है, और साथ ही साथ अनुराग सिंह देव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उनकी तरफ से भी आपने उनका तर्क सुना। लेकिन इसमें तपेश जी, आम जनता का इसमें कसूर क्या है? इसमें उन लोगों का कसूर क्या है जो कि इस प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे? वो इन्वेस्टर जो एक बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि अब मीटिंग होती है, बड़ा मोटा खर्चा होता है, सब जनता के पैसे के जरिए ही होता है, लेकिन उस सब के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, वापस से चीजें बदल जाती हैं। पिछली सरकार का जो साइन किया हुआ एमओयू है या कुछ भी काम है, उन योजनाओं का फायदा उस पार्टी को ना मिल जाए, इस बात को ज्यादा केंद्रित किया जाता है, बशर्ते कि प्रदेश के अंदर विकास कैसा हो। जी देखिए, सबसे पहले तो एमओयू का मतलब ही अनुराग जी ने स्पष्ट किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक दोनों पक्षों के बीच समझदारी नहीं होगी, दोनों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। और सरकार को यह अधिकार होता है कि जो निष्क्रिय पड़ा हुआ एमओयू है उसे या तो वो गतिशीलता प्रदान कर दे, और या तो अगर वो गतिशीलता प्रदान करने में या उसे आगे बढ़ने में असफल है तो उसे निरस्त कर दे। और शासन मतलब यहाँ पे कोई रमन और बघेल की सरकार नहीं है साहब, यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार है। यह शासन के हित की बात को लेकर चल रहा है, और सरकार जब बात होती है तो जनहित को ध्यान में रखे करती है। वह एक अलग पहलू है, जब उसे राजनीतिक चश्मे से सकारात्मक और नकारात्मक बताते हैं। सरकार ने जिस समय एमओयू किया उसमें उसकी परिस्थितियां रही होगी अनुकूल, फिर हो सकता है कि अभी ना मिल पा रही हो उनको वह परिस्थिति अनुकूल, या यह भी हो सकता है कि उस समय जब करने के लिए जब तैयार थे, आज वो अंडरस्टैंडिंग ना बन पा रही हो या उन्होंने इस कार्य को कर पाने में असमर्थता व्यक्त की हो। इससे सरकार की असफलता और सफलता की बात नहीं है। बात यह है कि सामने वाला उद्योग, सरकार ने तो अपने वो चीजें और सुविधाएं दे के रखी थी आपको, वो चीजें आज भी विद्यमान है, वो आके कार्य नहीं कर रहे थे। मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है, एमओयू होता है तो एमओयू करने वाला जो उद्योगपति होता है वह किसी राजनीतिक लाभ या किसी आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी पहुंच के माध्यम से लाभ लेने के लिए वो एमओयू करता है, और जब वो उसको पूर्ण रूप नहीं प्राप्त कर सकता तो फिर वो उससे विफल हो जाता है और उसको छोड़ने लगता है। तो कई सारे एस्पेक्ट है, इसको हम राजनीतिक या पारिस्थितिक रीति के रूप में न देखते। कोई बात नहीं, अगर एमओयू निरस्त हुआ है, दूसरा एमओयू हो सकता है, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकती है। अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो सर एमओयू का कोई मतलब नहीं है, और इससे कोई भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं आई है उद्योगपति की जिसके एमओयू निरस्त हुआ है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा और नहीं मैंने सुना कि एमओयू निरस्त किया गया, वो गलत किया गया, कहीं पे भी ऐसे स्टेटमेंट सुनने के लिए नहीं आया। इस कारण मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एमओयू जो निरस्त है, सरकार के अपने निर्णय होते हैं, और सरकार अकेले निर्णय नहीं लेती सर, अकेले मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेती, इससे प्रशासकीय अधिकारी भी होते हैं, विधिक अधिकारी भी रहते हैं। इसमें सर तपेश जी, इसमें जनता को इसलिए जोड़ा गया, जनता को इसमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स आएंगे, कंपनियां आएंगी तो उनको रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष तौर पर जनता इससे जुड़ी हुई है, अप्रत्यक्ष तौर पर इससे जनता जुड़ी हुई है। ठीक है, आपकी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं। धनंजय जी, अब जो इन्वेस्टर जिन्होंने पहले सरकार के समय में एमओयू साइन किए थे, अब उनके मन में तो डर इस बात को लेकर के है कि आगे सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं आज के समय में भी जो आपने एमओयू साइन किए हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं कि आगे किसी और राजनीतिक दल की सरकार बने, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो भी सरकार ऐसे ही एमओयू को निरस्त कर दे जो कि आपने किया? देखिए, पहली आपकी बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2001 से लेकर अब तक लगभग 618 के आसपास एमओयू हुए हैं, उसमें मात्र 158 एमओयू को रद्द किया गया है जो पूरी तरीके से निष्क्रिय है। मतलब बाकी जो एमओयू है वो तो स्थापित है, वो अपने काम कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जो एमओयू करने के बाद जो निष्क्रिय रहे हैं, जिनको इच्छा नहीं रही यहाँ पे उद्योग लगाने की, हमको उनको निरस्त करना ही करना है, क्योंकि हमको छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देना है, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे और भी विकास के काम करने हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, दूसरे इन्वेस्टर को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और हमने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो उद्योगपतियों के लिए एक बेहतर अवसर यहाँ पे
तैयार किया है। जो उद्योगपतियों को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो तकलीफें होती थी उनको दूर करने का काम किया है। हमने एक खिड़की के माध्यम से सारी समस्याओं को निजात दिलाने का काम किया है और नीति भी तय की है। इसके बावजूद अगर उद्योगपति को किसी प्रकार की कहीं समस्या होती है तो हम उसमें सुधार भी करेंगे उस नीति पर, कि हमने खुला एक मंच दे के रखा हुआ है। और मैं तो आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, बस्तर में जहां लौंगी उड़ा में 1700 आदिवासी परिवारों से जो 5000 एकड़ जमीन लिया गया था, जिसमें टाटा के साथ एमओ किया गया था, वो प्लांट क्यों नहीं लगा? तो ना तो को जमीन का लाभ मिल पाया, ना प्लांट तो रोजगार डेवलप हो पाए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं, और जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड फिर राजू से लीजिएगा। हाँ। और फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हाँ। 158 जो निष्क्रिय एमओ हुए हैं उनको अगर सरकार निरस्त करती है तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा किस बात की है? क्या सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के? क्या उनके साथ डील हुआ था कुछ बड़ा कि यहाँ के जो संसाधन का उनको दोहन करने उनको दिया जाएगा? भाई आपके जो एमओ हुआ है उसमें 158 निष्क्रिय थे। आपको स्वागत करने की सरकार जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नया काम कर रही है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। अनुराग सिंह जी, तकलीफ आखिर है किस बात की? एमओयू निरस्त कर दिए इस बात की तकलीफ है, या नए एमओयू अगर साइन किए जाते हैं तो उसका क्रेडिट प्रदेश की मौजूदा वक्त की सरकार को जाएगा? तकलीफ है किस बात की? डाउन की ओर है। मुझे कोई उद्योग का वातावरण छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में तो अब असुरक्षा का माहौल बन गया, कानून व्यवस्था की बात आ गई, यहाँ पर शराब के माफिया एक्टिव हो गए, आईटी ठगी का ये केंद्र बन गया और इस प्रकार से यहाँ पर रेत माफियाओं का प्रचलन हो गया। तो ये तो माहौल बना नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जरूर इसको पावर प्लस स्टेट बनाया था और एक प्रसिद्धि पूरे देश भर में की थी और एक छत्तीसगढ़ को एक न्यू डेवलपिंग स्टेट के रूप में पूरे देश भर में विख्यात किया था। और वही कारण था कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हमने आयोजित किए थे तो 9 राजदूत और सभी बड़े उद्योग घराने के लोग यहाँ पर आए थे, तो उनका विश्वास छत्तीसगढ़ की तरफ जगा था। और इसलिए ये देखिए, ये प्रश्न वही है कि आप रोजगार देने की मंशा नहीं रखते। सर, अगर भरोसा बनता तो लगभग जो 103 के आसपास एमओयू 103 के आसपास एमओयू जो कि 9 साल के अंदर जिस पर कोई आगे कदम उठाया नहीं गया, ये ऐसा नहीं होता ना। अगर जो इन्वेस्टर्स आपके साथ साइन करते हैं, आगे बढ़ने के लिए अपनी पेशकश करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना नहीं चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो कारण क्या है इसके पीछे ना? 9 साल हो गए। शुभेंदु जी, ये टेंडेंसी है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं। अब नई सरकार आई है तो नई सरकार को पहल करना पड़ेगा, उनसे डायलॉग करना पड़ेगा। अभी धनंजय जी बोल रहे थे कि बस्तर में उद्योग नहीं लगा, हमने वापस कर दी जमीन। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी भैया थान सूरजपुर में एक पावर प्लांट के लिए जमीन अधिक रही थी तो उसको भी वापस कर दीजिए। कोरबा में जमीन बची हुई है जहाँ उद्योग नहीं लगे हैं, अधिग्रहण हो गया, वो भी वापस कर दीजिए। तो ये तो ड्रामा वाले लोग हैं। ये नेगेटिविटी मानसिकता से ग्रसित है और छत्तीसगढ़ के माहौल को इन्होंने खराब कर दिया उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, और इसलिए आज ये अपनी कमियों को। चलिए ठीक है धनंजय जी, अनुराग सिंह का ये कहना है कि आज वो माहौल नहीं है, इसलिए जिन इन्वेस्टर्स ने एमओयू साइन किए थे आज वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो माहौल नहीं रहा है। ये बता दें अनुराग सिंह जी, जो 2009 में 103 इन्वेस्टमेंट में जो एमओयू हुआ था, क्या ऐसा शर्त रखा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, रमन सिंह की सरकार के द्वारा, कि वो इन्वेस्ट साइन करने के बाद नहीं लौटे दोबारा यहाँ पे? क्या आपने उनसे कोई मोटी रकम की मांग की थी? क्या उसमें हिस्सेदारी मांगा था? क्या उनको सुविधाएं देने से आप दूर हो गए? क्यों आखिर रमन सिंह ने एमओयू करने के बाद उसको उद्योग लगाने में मदद नहीं किया? आपने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के जनता के साथ धोखा किया है। और रायगढ़ के सम्मेलन में तो रमन सिंह को सार्वजनिक कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल के लिए कमीशनखोरी बंद कर दे तो 35 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटेंगे। ये तो आपके हालात रहे हैं। आप उद्योगपतियों के साथ एमओयू नहीं करते रहे, आप कमीशनखोरी के डील करते रहे हैं, आप उसे पार्टनरशिप मांगते रहे होंगे, आपने उनको डराने धमकाने का काम किया है, आपने बिजली में जो उनको सुविधाएं दी थी आपने नहीं दिया है, आपने कुल मिला के जो राजनीतिक नौटंकी होना था और जो विकास कार्यों के नाम से जो रमन सिंह विज्ञापनों में चेहरा चमकाते थे वो किया है। आप अगर इन्वेस्टमेंट कराना चाहते तो 158 एमओयू निरस्त नहीं होता। आप 15 साल तक सत्ता में रहे हैं,
चलिए ठीक है, रमन सिंह जी अमेरिका जाते हैं, ठीक है, टेक्सास में ठीक है। एक investment लंबा करते हैं। लंबा कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का भी रहा। तो ऐसे में अगर बहुत लंबा समय भी था, अगर एमओयू साइन किए थे तो उनको जमीन पर उतारना भी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज की सरकार की अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है। ठीक है धनंजय जी, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास, बहुत कम समय, जरा जल्दी जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। तपेश जी, अब उन इन्वेस्टर्स के मन में एक डर तो ये रहेगा कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं आज के समय में किए गए एमओयू आगे अगली सरकार के अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं उनको निरस्त तो नहीं कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल बन जाएगा उनके जहन में। तपेश जी, कुछ विश्वास की कमी होगी। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, विश्वास की कमी जरूर होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एमओयू करना बंद कर दो। सरकार को सक्रियता बनाए रखनी पड़ेगी और अपने विश्वास को जीतना होगा। लेकिन वर्तमान में जो कोरोना का काल आया, इससे निश्चित तौर पर उद्योग थोड़े हर जगह, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हर जगह उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। राशि की कमी सभी को महसूस हो रही है। इसका उसके बाद भी यहाँ पे जो एमओयू हुए हैं और राज्य सरकार जो लाभकारी योजनाएं बना रही है, रोजगार मूलक जो चीजें लेके आ रही है सामने, और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ उद्योग के क्षेत्र में जो प्रयास कर रही है, यदि अगर उससे सब कोई मिलकर सहयोग करें तो निश्चित तौर पर परिणाम प्राप्त ठीक है। होंगे। सहयोग अगर मिलेगा तो आगे काम होने चाहिए। मैं जरा जल्दी से, बहुत कम समय, जरा एक एक करके धनंजय जी, ठीक है सर, ठीक है धनंजय जी, जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन कि अब आगे तो ऐसा नहीं होगा जो पिछली सरकारों के भी, क्योंकि उसमें कांग्रेस शासित जब राज्य था, उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इससे पहले भी, तो उस वक्त के एमओयू भी निरस्त कर दिए गए। अपने उद्योगों को बंद करके भारत को छोड़ के जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो रमन सरकार का भारतीय जनता पार्टी नीतियां है, वो इसका दुष्परिणाम है। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन एमओयू निरस्त करने को लेकर के अब सवाल भारतीय जनता पार्टी जरूर उठा रही है, बार बार ये कह रही है कि उनकी सरकार के दौरान जो कार्यकाल में जो एमओयू साइन किए गए थे, उनको निरस्त करना मौजूदा वक्त की सरकार की पक्षपात नीति का एक उदाहरण है, एक नमूना है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।